नमस्कार दोस्तों। बातों में आज फंसाए बिना सीधे टॉपिक पर आता हूं। कुछ दिनों से लगातार मीडिया विकास दुबे वाली खबर को चलाए चला जा रहा है। उत्तर प्रदेश के इस सरगना के बारे में, इस हत्यारे के बारे में, जिसके ऊपर 8 पुलिस कर्मियों को जान से मार देने का आरोप, उनके साथ बर्बरता, उनके शवों के साथ बर्बरता करने का आरोप और तमाम इसके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। लगभग 60 मुकदमे दर्ज हैं। इस केस को लगातार मीडिया चौतरफा रूप से हाईलाइट किए जा रहा था। सिर्फ और सिर्फ यही एक खबर आपको हर एक चैनल पर लगातार नजर आ रही थी। मैं मीडिया से एक सिंपल और साधारण सा सवाल करता हूं। ये एक तुच्छी सी खबर है, ना पूरे उत्तर प्रदेश का बल्कि कानपुर के एक छोटे से गांव के इलाके में पनपने वाले इस गुंडे की खबर है। उसकी कुंडली मैं अभी खोलूंगा, उसकी कुंडली पर अभी मैं चर्चा करूंगा कि क्या किस तरीके का उसने जो है चीजें करी, किस प्रकार से उसने अपराध को शुरू किया, किस तरीके से उसके अपराध को बल मिला, किस तरीके से वो जेल गया, जेल से फिर छूट गया, फिर उसने किस तरीके से अपराध की एक मुहिम, एक प्रकरण बनाया। गैंगस्टर विकास दुबे, सरगना विकास दुबे और इस तरीके के तमाम जो आरोप हैं उन पर मैं बात करूंगा। परंतु मीडिया पर एक सवाल जो सबसे पहले मैं खड़े कर देना चाह रहा था, वो ये सवाल था कि मीडिया क्या कर रहा है कि सिर्फ कानपुर एक सरगना की खबर को लगातार दिखाए चला जा रहा है इतने दिनों से। दिखानी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं दिखाई जानी चाहिए, दिखाई जानी चाहिए, बताई जानी चाहिए। परंतु आप ये बताएं, देश में, दुनिया में तमाम ऐसे टॉपिक्स थे, तमाम ऐसे विषय हैं जिनके ऊपर डिबेट्स होनी चाहिए, जिनके ऊपर बात होनी चाहिए, परंतु मीडिया सिर्फ और सिर्फ टीआरपी देखता है और टीआरपी के वो लेकर के ही बात करना चाहता है। यूजीसी की गाइडलाइन आती है साहब, और यूजीसी की गाइडलाइन ये कह रही थी कि जो फाइनल ईयर्स के बच्चे थे उनका एग्जाम होना चाहिए और बाकी बच्चों को प्रमोट कर दिया जाना चाहिए उनके इंटरनल असेसमेंट्स को लेकर के। दिल्ली के स्कूल्स ने भी ये एक ऐलान किया कि जो बाकी सारे एग्जाम्स हैं उनको कैंसिल करके और अब रिजल्ट डिक्लेरेशन की बात की जानी चाहिए। इसके ऊपर आप मुझे कमेंट करके बताएं कि कितनी डिबेट्स हुई, और अगर हुई तो किस चैनल पर हुई और आपने देखी या नहीं देखी। तो इस पर कोई बात नहीं कर रहा। कोविड केसेस आप ये देखिए, जब 500 कोविड केस, 300 कोविड केस, 200 कोविड केस आते थे तो रोज का डिस्कशन पैनल जो बैठता था, डिबेट पैनल, वो कोविड पर चर्चा करता था। डॉक्टर साहब बुलाए जाते थे डिबेट्स के लिए और वो अपनी राय देते थे कि ऐसे आपको कोविड 19 से बचना है, ये प्रिकॉशंस लेने हैं, ये सप्लीमेंट्स आपके मददगार हो सकते हैं, ये उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, और इस पर बात हो रही थी। आज स्थिति ये है कि 20,000 प्रतिदिन नए केस आ रहे हैं। भारत रैंकिंग में तीसरे स्थान पर पहुंचता हुआ चला जा रहा है। 6 लाख से ज्यादा केसेस हैं भारत में, और इस समय अब कोविड को नजरअंदाज कर दिया गया है। इस पर कोई चर्चा नहीं। लॉकडाउन तो अब इस तरीके से है कि अब वो फेज 1, फेज 2, अनलॉकडाउन 2, अनलॉकडाउन 3 नहीं है। अब ये हवाई लॉकडाउन है। जब मन करे रातों में कह दीजिए कि 2 दिन के लिए लॉकडाउन है, परसों खोल देंगे। तो इस तरीके की अवस्था। इस पर क्या डिबेट हुआ? इस पर कोई डिबेट नहीं। इस पर क्या मीडिया कोई चर्चा कर रही है? इस पर मीडिया कोई चर्चा नहीं। गलवान वैली का मुद्दा जो इतनी जोरों शोरों से गरमाया हुआ था, उस पर न्यूज भी दिखाई, कई लोग हेडलाइंस पर भी ये दिखाते रहे कि फिंगर 4 के इलाके में जो चाइनीज का कंक्रीट स्ट्रक्चर बना हुआ था, वहां से चाइनीज आर्मी पीछे हटना शुरू की। तो सवाल खड़े करने चाहिए थे मीडिया को कि फिंगर 4 के इलाके में कैसे जो है क्या कहते हैं कंक्रीट स्ट्रक्चर चाइना ने खड़ा कर दिया था और वो वहां से पीछे हट रहे हैं, तो हम पीछे हट के कहां आ रहे हैं? क्या हम फिंगर 4 से हट करके फिंगर 1 पर चले आ रहे हैं? रेलवे में प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा, इस पर क्या कोई डिबेट हुई? इस पे क्या कोई सार्थक बात होती हुई नजर आपको चैनलों पर आई? बिल्कुल नहीं आई, कतई नहीं आई। रोजगार का मुद्दा, एम्प्लॉयमेंट, साहब एक छोटा सा सर्वे आप करिए। मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। लोग कह रहे हैं एम्प्लॉयमेंट पे कोई असर ही नहीं आया, एम्प्लॉयमेंट कोई मुद्दा ही नहीं होना चाहिए। अरे एम्प्लॉयमेंट क्यों मुद्दा नहीं है साहब? आप एम्प्लॉयमेंट को समझिए तो जरा। रिक्शावान, कितने रिक्शा चालक थे? ई रिक्शा वाले
साइकिल रिक्शा वाले, और कलकत्ता वगैरह में तो अभी भी खींचने वाले रिक्शे थे, कुछ दिन पहले ही बंद हुए, तो रिक्शे के इतिहास पर मैं नहीं जाऊंगा, परंतु ई रिक्शा जिसकी सेल पिछले दिनों बहुत हुई और बहुत लोग चला रहे थे, अब आज की डेट में कितने लोग वो ई रिक्शा चला रहे हैं, केवल और केवल कितने लोगों ने इस रोजगार की प्रणाली को छोड़ दिया, कितने लोगों का जीवन जो रिक्शा चालक थे उनके जीवनों पर क्या असर आया, कोई इस पर बात करने को तैयार नहीं। क्या इस पर कोई डिबेट हुई? आप मुझे बताएं। नौकरी और रोजगार को लेकर के क्या कोई डिबेट हुई? आप मुझे बताएं। 69,000 वैकेंसी पर एक आध छोटी मोटी डिबेट हुई, परंतु जो और कम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइनअप हैं और उनकी डेट आई हुई है, वो उनके एग्जाम्स होंगे, कैसे होंगे, किस तरीके से कराएगा, क्या एचआरडी की गाइडलाइंस रहेंगी, क्या हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस रहेंगी, और क्या वो एग्जाम्स हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, इस पर क्या कोई भी चैनल चर्चा करता हुआ नजर आया? नहीं करता हुआ आया। खैर, आप भी विकास दुबे में ही इंटरेस्टेड हैं, तो विकास दुबे की बात कर लेता हूं। आते हैं विकास दुबे पे। 1990 के दशक में विकास दुबे सरगना के रूप में उभरने लगा। 1990 में उसकी उम्र महज 20 साल थी और पहला मुकदमा उसके ऊपर 1991 में दर्ज हुआ। वो आईपीसी के 323 सेक्शन में उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है। 323 कहता क्या है? जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाने की कोशिश करने के मुकदमे में उसके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज होता है। वो जेल जाता है, फिर जमानत होती है, बाहर आ जाता है। 1992 में वो 2 दलितों को मार डालता है। 2 दलितों को 1992 में मार देता है, इसका आरोप लगता है, और फिर जेल जाता है, बाहर आता है, और इस समय अब उसको एक नेता की तरह हाईलाइट किया जाने लगता है। अब वो एक ब्राह्मण समाज का बड़ा नेता के रूप में उभरने लगता है। 1996 में बीएसपी में शामिल हो जाता है। हरिकिशन श्रीवास्तव का काफी करीबी भी इसे बताया जाने लगता है। ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ, मैंने न्यूज 18 के पोर्टल से ली हुई है, उसका इमेज मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, आप उसे देख सकते हैं, आप इसे टैली भी कर सकते हैं। 2000 में ताराचंद इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल की हत्या कर देता है। अब ताराचंद कॉलेज के प्रिंसिपल हैं कौन? वो भी एक ब्राह्मण है, सिद्धेश्वर पांडे जी। तो पहले तो जो लोग ये मिथक आरोप लगाते रहते हैं कि ब्राह्मण जो है, क्या कहते हैं, वो ब्राह्मण को नहीं मारेगा या ऐसा कुछ नहीं, क्रिमिनल का कोई बैकग्राउंड नहीं होता, वो किसको मारेगा, क्यों मारेगा, कब मारेगा, इस विषय पर बात नहीं होती है। वो सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखता है, और अपराधी को कभी भी जातिगत दृष्टिकोण से देखना मैं गलत मानता हूं। मगर बात करूंगा, जाति पर भी बात करूंगा, ब्राह्मणवाद और ठाकुरवाद पर भी बात करूंगा, और ब्राह्मणवाद और ठाकुरवाद पे पनपने वाली राजनीति उत्तर प्रदेश में क्या तहलका मचा सकती है, और क्या उसके दार्शनिक अर्थ नजर आ रहे हैं, और लोगों की क्या अलग अलग राय नजर आ रही है, और जो 2 धड़े बटे हुए नजर आ रहे हैं। एक धड़ा जो पॉलिटिकल विंग का ये कहता है कि पुलिस ने जब पकड़ ही लिया था तो मार क्यों दिया, और कुछ धड़ा ये कहता है कि जब पकड़ लिया था तो अच्छा ही किया, उसे मार दिया। तो अच्छा किया मार दिया या बुरा किया मार दिया, बात इस पर भी करूंगा, आप होल्ड अपॉन रहिए, सुनते रहिए बातों को, एक एक बात सी धीमे धीमे क्लियर करता चलता हूं। तो 2000 में ताराचंद इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल को मार दिया गया। पांडे जी थे तो यानी ब्राह्मण ही थे। अब 2001 की बात करते हैं। सीनियर नेता भारतीय जनता पार्टी के संतोष शुक्ला जी को थाने में ही मार देता है। पुलिस वाले जो वहां मौजूद हैं थाने में, वो भी गवाही देने से मुकर जाते हैं। अब फिर मरने वाला ब्राह्मण ही है जी। अब बात ये होने लगी कि पिछले कुछ दिनों से वो क्या कर रहा था, और मारा कब संतोष शुक्ला जी को? जब राजनाथ सिंह जी सीएम थे उत्तर प्रदेश के। तो अब बात को समझिए कि किस तरीके से उसका कद दर कद बढ़ता चला जा रहा था, और किस तरीके से उसकी आपराधिक हिस्ट्री बनती चली जा रही थी। ये बिना पुलिस की मदद के नहीं हो रहा था, ये बिना शासन की मदद के नहीं हो रहा था, ये बिना प्रशासन की मदद के नहीं हो रहा था। इसमें सब लोग कहीं ना कहीं इन्वॉल्व नजर आ रहे थे। तो अब ये सारी चीजें हो रही थी। अब जाहिर सी बात है, आपराधिक दृष्टिकोण है, और अपराध की हिस्ट्री इतनी लंबी बनती जाएगी तो प्रॉपर्टी भी बनेगी, गैर कानूनी धंधे भी होंगे, और तमाम चीजें होती रहेंगी। तो कुल मिलाकर के छोटे बड़े सभी मुकदमों को मिला लिया जाए तो 60 मुकदमे इस व्यक्ति के ऊपर दर्ज हो जाते हैं। अब सवाल कहां खड़ा होता है? ये तो उसकी कुंडली थी, उसका इतिहास था कि जो जो उसने किया, ठीक है साहब। तो अब सवाल कहां शुरू होता है? सवाल शुरू होता है जब तक ये खबर आती है कि साहब उसने उज्जैन में सरेंडर कर दिया, तब तक मैं इस खबर को एक तुझबुझिया खबर मान के चल रहा था कि ये तो कोई खबर है ही नहीं।
परंतु सवाल कहाँ खड़ा होता है? सवाल खड़ा होता है कि दिन भर चार्टर्ड प्लेन की खबरें थी, फिर सड़क के रास्ते कैसे ले जाया गया विकास दुबे को? तो विकास दुबे को अगर ले आना था उज्जैन से तो चार्टर्ड प्लेन से ले आने की बात दिन भर चल रही थी। योगी जी शिवराज सिंह चौहान जी के डायरेक्ट संपर्क में थे, लगातार बातें हो रही थी, फिर भी एरोप्लेन की से नहीं आया वो। उसको फिर जो है रास्ते से लेके आया गया। एक इनोवा गाड़ी भी साथ में आई और वो इनोवा गाड़ी यूपी बॉर्डर तक आती है, उसमें मध्य प्रदेश पुलिस के जवान होते हैं। ठीक है, वेरी गुड बात। दूसरा सवाल खड़ा होता है कि इतना खूंखार अपराधी वो जब गाड़ी में बैठाया जाता है, लेकर के आया जाता है, तो उसको हथकड़ी पहना के क्यों नहीं बैठाते हैं साहब? ठीक है। और दूसरा सवाल, वहां पर ये गार्ड लोगों के द्वारा पकड़ में आ गया उज्जैन में, और यहाँ पर ये यूपी पुलिस से भी नहीं संभल रहा था, यूपी पुलिस जो असलहों से लैस थी साहब। मीडिया को 10 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया, टोल प्लाजा से पहले। टोल प्लाजा से इसका आखिरी फुटेज आ रहा है, वो आप सब लोगों ने देखा होगा, मैं यहाँ पर डाल भी देता हूँ। अब गाड़ी देखिए, जब टोल प्लाजा से जो फुटेज आता है उसमें दिखाया ये जा रहा है कि भाई ये तो सफारी गाड़ी में बैठा हुआ था, पर गाड़ी पलटी हुई कौन सी मिली? TUV 300। तो इसको एक तो निहत्था बैठाया और गाड़ी TUV 300 पलट गई। अब इसके बाद जब कोई अपराधी इस तरीके का अपराध ग्रसित हो और वो भागने की कोशिश कर रहा होगा और आप गोली चलाएंगे, तो गोली आप पीठ पे मारोगे, पैर पे मारोगे, मगर आपने पैर और पीठ पे नहीं मारी, कलेजे पे गोली मारती साहब। तो इन सब चीजों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और एक जो आखिरी सवाल जिसको एक क्वेश्चन मार्क भरे बिंदु के साथ यहीं छोड़ देता हूं, वो ये कि इसके मरने के बाद जो सारे राज थे वो क्या दफन हो गए या अभी भी दफन नहीं हुए हैं? ईडी जांच करेगी और लोग जांच करेंगे, क्या उसमें कुछ निकल करके आएगा? आएगा तो पता चलेगा, और नहीं आएगा तो आप भी कुछ दिन बाद भूल ही जाएंगे। जैसे अभी तक आप विकास दुबे से अवगत नहीं थे, उसके बाद उन राजों से भी अवगत होने की कोई जरूरत नहीं है आपको साहब, तो आप काहे ही परेशान हैं? बहरहाल परेशान जहां होना चाहिए वहां आप नहीं, ले चलता हूं वहां जहां आपको परेशान होना चाहिए साहब। भैया, हमारी लोकसभा में 542 इलेक्टेड मेंबर्स हैं साहब। अब 542 इलेक्टेड मेंबर्स में 233 ऐसे इलेक्टेड मेंबर्स हैं हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं, और 11% जो हैं वो सीवियर चार्जेस हैं। इट मीन्स लाइक मर्डर और रेप। 27% ऐसे चार्जेस हैं, इट मीन्स जिसमें लड़कियों का मामला है, लड़कियों से छेड़छाड़ का, लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार का, या इस तरीके के मामले दर्ज हैं। उसके बावजूद ये लोग आपके के ही समाज में रह के इलेक्शन लड़ते हैं, और अपराधी तमगे के लोगों को आप विधानसभा में, लोकसभा में, इवन राज्यसभा में भी भेजने से नहीं कतरते हैं। और पार्टियां इनको टिकट भी देती हैं। क्यों देती हैं? क्योंकि इनके चुनाव जीतने के चांसेस लगातार बढ़ते रहते हैं। इस बार भी जो इजाफा है इंडिया टुडे की, यहाँ पे मैं एक रिपोर्ट लगा रहा हूं, उसे आप देखिए, 44% का इजाफा हुआ आपराधिक बैकग्राउंड के लोगों के सन 2019 में। अब आप कहिए वाह मोदी जी वाह, तो कहते रहिए, मेरा इसमें कुछ नहीं, आप ताली बजाइए, ऐसे ऐसे आप ताली बजा सकते हैं कि साहब वेरी गुड। लोकसभा में तो अब आपराधिक दृष्टिकोण के लोग बैठे हुए हैं जिनका आपराधिक बैकग्राउंड है, तो इस पे सरकारें क्या कर रही हैं? तो क्या सरकारें कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं, और क्या होना चाहिए, ये सारी बातें तो मैं आपके सामने लेकर के आता रहता हूं, आपको बताता रहता हूं। मैं एक चीज और नहीं कर रहा हूं, उसके बारे में मैं बता देता हूं कि हम डिबेट डिस्कशंस हमने शुरू किया हुआ है। 2 डिबेट डिस्कशंस आपने हमारे चैनल पर देखे होंगे। हम और भी डिबेट डिस्कशंस करने वाले हैं, करते रहेंगे, और उनमें अगर आप जुड़ना चाहते हैं, आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आप हमें फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिंक दे रहा हूँ आपको, आप मुझे क्या कहते हैं यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको डिटेल लिस्ट दूंगा। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप जुड़ना चाहते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए हमारे वीडियोस में, या प्रत्यक्ष रूप से सामने आकर के हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल जुड़ें, और हम डिबेट करके लोगों को सही राह पे, सही दिशा पर, सही जानकारी के साथ, मीडिया को स्वच्छता से, और जो बात, जो सवाल सोशल इश्यूज के होते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज के होते हैं, जब हम उन्हें रेज अप करते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि वो करेक्ट तरीके से सामने आए,
और जो भी सज्जन व्यक्ति इसमें भाग लेना चाहते हैं और अपनी आवाज को बुलंद करना चाहते हैं मेरी आवाज के साथ साथ, वो मेरा साथ इसमें जरूर दे सकते हैं। तो आप आगे आइए और इस तरीके के मुद्दों को हम लगातार उठाते रहेंगे। एक सवाल और भी, कई चीजें होती हैं। शिव प्रकाश शुक्ला का केस हुआ, उसे भी मार दिया गया। बहुत सारे इस तरीके के आपराधिक मामले उत्तर प्रदेश में रहते हैं। ये पहले तो ये लोग गुंडा रहते हैं, बाद में बाहुबली बन जाते हैं और बाद में नेता बन जाते हैं, फिर कैबिनेट मंत्री तक भी बन जाते हैं ऐसे लोग। तो इसमें बहुत लोगों के नाम हैं। एक विकास दुबे आपने मार दिया, कई ऐसे। तो ये व्यवस्था को सुधारना जरूरी है। हमारा, आपका, सबका मोटिव, मैं भी जिम्मेदार हूं, आप भी जिम्मेदार हैं। सरकारों को बारे में मैं नहीं कह सकता क्योंकि सरकारें हम और आप ही इलेक्ट करते हैं। तो ये हमारा दायित्व है कि हम इस व्यवस्था को तोड़ें जिसमें अपराधी बैकग्राउंड के लोग पनपे फूले नहीं, उन्हें हमें रोकना होगा। तो हम अगर चाहते हैं कि स्वच्छ छवि के लोग ही आगे राजनीति में आए और आगे बढ़ें, तो इसके लिए हमें और आपको प्रयासरत रहना होगा। इस पे जब हम अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करें तो हम हमेशा इस चीज को सोचें, समझें और तब करें, और डरें नहीं। इन सभी चीजों से सर्वप्रथम आदमी शुरुआत में ही डर जाता है, इसलिए उसके साथ ऐसा होता है। तो अपनी आवाज को उठाएं, अपनी आवाज को बुलंद करें और अपने मत का इस्तेमाल सही जगह पर करिए, तब आपको फायदा होता हुआ नजर आएगा, तब इस व्यवस्था में अंदर से सुधार होगा। अब आखिरी सवाल जो था जिसको मैंने बीच में छोड़ दिया कि क्या ब्राह्मणवाद और ठाकुरवाद पनपेगा, इस विषय को लेकर के इसमें दो धड़े थे। एक वो जो कह रहे थे कि मार दिया अच्छा किया, एक वो जो कहा कि नहीं मारना सही नहीं था, जब पकड़ ही लिया था तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि न्याय को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश जो ये प्रशासन और सरकार कर रही है वो गलत है। न्याय न्यायालय से होना चाहिए, उसको कोई भी व्यक्ति विशेष जब अपने हाथों में ले लेता है तो वो न्याय का उल्लंघन हो जाता है, और वही इस केस में भी हुआ। तो न्याय हमेशा कोर्ट से होना चाहिए और वही सही न्याय है। उसी न्याय का सही में अर्थ है, इसे जनता को समझना होगा। और हर जगह केवल शूट एट साइट का ऑर्डर दे देना, केवल हम जबरदस्ती डिक्टेटरशिप से अगर किसी चीज को पाना चाहेंगे तो वो गलत दिशा में हो जाएगी। पावर जब सेंट्रलाइज्ड होने लगती है, किसी जगह पर बहुत ज्यादा हो जाती है, तो वो 100 अच्छे निर्णय लेती है और फिर एकाएक कोई गलत निर्णय ले लेगी जो सही में डिस्टर्बिंग फेज में हमारी डेमोक्रेसी के लिए होगा। इस चीज को आपको समझना है, हमें समझना है, और हमें और आपको सजग होना है। तो अपने मत का सही इस्तेमाल करें, आने वाले चुनावों में भी, आने वाले समयों में भी, और अपने सही मुद्दों को पहचानिए। जातियों में मत भ्रमित रहिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एंटी ब्राह्मण, एंटी ठाकुरवाद ऐसी कोई आवाज उठाने की मेरी कोशिश है, बिल्कुल मेरी ऐसी कोई कोशिश नहीं, ना मैं इस विषय संगत पर बात करना चाह रहा हूं। परंतु हाँ, आने वाले समय में एक अनुमान, एक एनालिसिस मैं बता रहा हूं कि ये दोनों ही जो शब्द म्यूट फेज में चले गए थे, ठाकुरवाद और ब्राह्मणवाद, जब से भाजपा ने इंटर करा है सन 2014 से, अब ये दोनों ही शब्द वापस से पनपते हुए उत्तर प्रदेश की राजनीति में आपको नजर आने वाले हैं। और इस पर भी आप अपनी राय देकर जरूर बताएं कि क्या इससे राजनीति में प्रभाव पड़ने वाला है, खासतौर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में। जय भारत, जय हिंद। चलता हूं दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपसे मुलाकात फिर दोबारा जल्द ही होगी।